लीजिए आ गए हैं आगे के 10 क्वेश्चन लेकर, और आज हम ये पूरे 30 क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट पर है, तो आज ही हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ हिंदी कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कोई एक पेडागोजी हम पहले कर लेंगे। पहले हम इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। चैनल को जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं जो ऑलरेडी वीडियोस को देख रहे हैं वो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एग्जांपल ऑफ। देखिए यहाँ आपको वो मेथड बताना है, यूज ऑफ मेथड, कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, उसके खुद का क्या इनिशिएटिव है, उसका क्या एफर्ट वो लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड दिया हुआ है तो ट्रेडिशनली हो गया, तो जी बच्चे को तो चांस मिलेगा नहीं, इसका मतलब, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं उसकी, हम मेथड की बात कर रहे हैं, हम मेथड जानना चाहते हैं। डिडक्टिव मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके के मेथड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए हम यूज करते हैं जब हम उनसे चाहते हैं कुछ ऐसा, हम उन्हें कोई टास्क देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, वो खोजने की कोशिश करें इस तरीके से। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसमें आपको बच्चे का एफर्ट ज्यादा दिखाई देगा, तो वो हमेशा लर्नर सेंटर्ड होगा। हम कहते हैं ना, हमारी एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। जब बच्चे के ऊपर केंद्रित होगी सारी की सारी हमारी गतिविधियां, हमारा सारा पढ़ाने का तरीका, तो ही हमें बच्चे का इनिशिएटिव और एफर्ट नजर आएगा। ये तो उसका पार्ट है, ये मेथड्स उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अप्रोच क्या होगी आपकी, लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following statement about intelligence is correct। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, किसको लेके, इंटेलिजेंस को लेके। इसका मतलब चारों ऑप्शन बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो 4 पॉइंट दिए गए हैं कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम ये चुनते हैं ना कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो हम नेगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन कौन सा सही है तो हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। देखिए आपने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ी होगी। कन्वर्जेंट होता है जब सारी चीजों का को हम कहते हैं ना, यहाँ पे अभी सारी लिखा है, जैसे कि सारी चीजों को आप एक सेंट्रल पॉइंट पर ले आते हैं, ठीक है। और वहीं जब आप एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बहुत तरीके से अलग अलग जगह से खोजने की कोशिश करते हैं, और डाइवर्जेंट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो कन्वर्जेंटली है, थिंक एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली है। इंटेलिजेंट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहता है इंटेलिजेंस क्या है, एक परमानेंट चेंज आ जाता है बिहेवियर में, वो इंटेलिजेंस है। Intelligence is hereditary trait that involves mental activities such as memory and reasoning। ये कहते हैं इंटेलिजेंस एक हेरिडिटरी ट्रेट है, ये हमें कहीं ना कहीं हेरिडिटरी मिला है, और इसको ऐसा नहीं है कि ये हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। Intelligence is multidimensional, involving several abilities, not entirely measurable by intelligence test। देखिए ये कह रहा है इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, उसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस है, उसमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज है इवन जिसे आप मेजर भी नहीं कर सकते। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच वैलिड हियर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी से जुड़ी है, वो सिर्फ कन्वर्जेंट है, या फिर वो एक परमानेंट चेंज ला देती है आपके बिहेवियर में, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। और उसकी जो एबिलिटीज है वो बहुत सारी हैं जिनको आप मेजर, कई सारे इंटेलिजेंस टेस्ट आपने देखे हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मेजर भी नहीं कर पाते हैं। सो योर आंसर विल बी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। देखिए तीसरी बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, पहले पूछा गया सेकेंडरी, राइट, आपसे इससे पहले पूछा गया था कि सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन के लिए, उसके बाद आपसे पूछा गया था प्राइमरी, एंड अगेन दे आर आस्किंग फॉर द प्राइमरी। और हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जब भी बात आती है सोशलाइजिंग एजेंसी की, तो बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल और आस पड़ोस से सीखता है। तो योर आंसर विल बी फैमिली, विदाउट एनी सेकंड थॉट आप फैमिली को टिक कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी इज दैट। देखिए जीन पियाजे जी की थ्योरी से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है अब आपसे, और जब जीन पियाजे की थ्योरी या फिर कोलबर्ग वाइगोट्स्की की थ्योरी आए ना, तो हमेशा वो जो गिने चुने पॉइंट्स आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए उनको। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पियाजे की थ्योरी ये कहती है कि बच्चे की थिंकिंग, चाइल्ड थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट। बच्चे की जो थिंकिंग है वो अडल्ट की थिंकिंग से बहुत ज्यादा छोटी होती है, इंफीरियर होती है। बच्चे की थिंकिंग जो है वो अडल्ट से सुपीरियर होती है। देखिए कभी भी पियाजे ने इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड नहीं यूज किया है, उनके अकॉर्डिंग इंफीरियर सुपीरियर कुछ नहीं होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। एक और चीज जब आप यहाँ ये पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे, पियाजे हमेशा क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटेटिव लर्निंग की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, व्हेन इट कम्स टू कॉग्निशन। उस टाइम पे क्वांटिटी की बात नहीं की गई है, क्वालिटी की बात की गई है। तो योर आंसर विल बी चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ठीक है, क्वालिटी की बात की गई है। रिपीटेड क्वेश्चन, जेंडर इज एन, मैंने आपसे कहा था सिलेबस में बदलाव नहीं है, और कई क्वेश्चन तो एज इट इज उठा के दे दिए जाते हैं फॉर ग्रांटेड, राइट। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, योर आंसर विल बी व्हाट? सोशल कंस्ट्रक्ट। नाउ नेक्स्ट, Which of the following currently identifies the broad domains of development? यहाँ पर बात की गई है डेवलपमेंट के कौन से डोमेन्स जो है वो करेक्टली डिफाइन किए गए हैं, पढ़ लेते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सेकेंड ऑप्शन इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। थर्ड ऑप्शन फिजिकल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। फोर्थ ऑप्शन सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी इटसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें। जब डोमेन्स की बात आ रही है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डोमेन्स, आप जब भी डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें आप ध्यान दे के देखेंगे ना, तो ये जो डेवलपमेंट है जहां पर पर्सनालिटी, तो वहां पर उसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है कि कौन सा करेक्टली डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर। अब यहाँ देखिए, यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ लिखा है, कॉग्निशन की बात ही नहीं की है। इतनी बड़ी बड़ी थ्योरियां आ गई हैं कॉग्निशन पे, कॉग्निटिव थ्योरीज बना दी गई हैं, और सेकंड में तो कॉग्निशन है ही नहीं, इन दोनों में भी नहीं था जी, हटा दीजिए, बचा क्या? हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट सोशल और इमोशनल होता है, और आपस में ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी बातें बिल्कुल की गई हैं। सो दीज आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सो योर आंसर विल बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding children and their learning is correct? यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग, बच्चा और बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा ठीक है, ठीक है, पढ़ लेते हैं जी। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और कैपेबल होते हैं लर्निंग के लिए। Children's motivation to learn and their capability to learn is predetermined by heredity only. बच्चे के अंदर जो अंदर से मोटिवेशन है पढ़ने के लिए, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो हेरिडिटरी होती है, वहीं से हम निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हेरिडिटी हमारी कॉग्निशन को या हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है, पर इस हद तक नहीं कर सकती है, ठीक है। Children's socio-economic background determines the limit their motivation and learning capability. बिल्कुल नहीं कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कभी भी ये जज थोड़ी करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। एक बच्चा जो बहुत अच्छी फैमिली से आता है, हो सकता है वो मोटिवेटेड ना हो, और दूसरा बच्चा जिसके पास सोर्सेज नहीं है बट वो बहुत मोटिवेटेड है कि उसको करना है, उसको पढ़ना है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है, this will not be the answer. Children have to be rewarded and punished to make them motivated for learning. बच्चे को बार बार रिवॉर्ड देने चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो बच्चा कौन सा? देखिए, बच्चा नेचुरली मोटिवेटेड होता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और कैपेबल भी होता है, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेटर का काम करके उसको और बढ़ावा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1.
Let's move to next question. Yes. In progressive education children are seen as, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जॉन ड्यूई ने भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। तो ये कहते हैं इनमें से बच्चे को किस हिसाब से देखा जाता है, मिनिएचर, अडल्ट। देखिए अगर आप कई बार क्या होगा, हो सकता है आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आप हो सकता है मिनिएचर पढ़ के टिक कर दे। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये कहती है कि स्कूल, जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक है। तो बच्चे के बारे में तो नहीं बात की ना उसने ऐसी, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी में। तो यहाँ पर ये इसको टिक नहीं करेंगे आप, पैसिव तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। ब्लैंक स्लेट, बच्चा एक कोरी स्लेट होता है, बच्चा कोरी स्लेट कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं कहा गया है ना। आपको पता है किसने कहा था बच्चा एक ब्लैंक स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है? जब आप स्किनर को पढ़ेंगे ना तब उसको जान पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक्टिव। देखिए कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो है, प्रोग्रेसिव थ्योरी की जो बात करते हैं वो हमेशा बच्चे को एक्टिव बताते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की लर्निंग इज लेव वाइगोट्स्की के द्वारा लर्निंग क्या है? चारों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो पैसिव को तो देखते ही हटा देंगे क्योंकि वाइगोट्स्की जी तो कॉग्निटिविस्ट थे, ठीक है, सोशलिस्ट थे। और यहाँ पर आ गया कंडीशनड एक्टिविटी, भैया कंडीशन करके तो बिल्कुल पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते थे। एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, अ सोशल एक्टिविटी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो 29th आंसर विल बी 1, दैट इज सोशल एक्टिविटी। Question number 30. Which of the following characterizes a child in pre-operational stage? देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो किनकी थी, पियाजे, राइट। तो जब उन्होंने ये स्टेज दी थी तो उनके अकॉर्डिंग बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या वो सर्कुलर रिएक्शंस, गोल डायरेक्टेड, डिफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड देना होगा, ठीक है। इसमें जब आपने देखा होगा जब पियाजे ने जब ये थ्योरी दी थी और स्टेजेस दी थी तो उन्होंने पर्टिकुलर कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स के साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इट कुड बी फॉर ग्रांटेड कि इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट के को टिक कर देना है, क्योंकि गोल डायरेक्टेड, डेफर्ड इमिटेशन, सर्कुलर रिएक्शंस के बारे में उन्होंने इस स्टेज पे बात नहीं की है, ठीक है। दिस क्वेश्चन कुड बी फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर याद होना चाहिए कि पियाजे की थ्योरी में जो 4 स्टेजेस थी उसके अलावा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बच्चे को उन्होंने अलग अलग तरीके के वेसल्स दिए या फिर उन्होंने बटन्स दिए, तो उन्होंने ये देखा कि बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या क्लासिफिकेशन कर पा रहा है, सॉर्टिंग कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ हमारे 2019 का जो सीटेट का पेपर था उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी हम खत्म करते हैं और कल आएंगे हम इंग्लिश की पेडागोजी लेकर। तब तक के लिए बाकी सारी वीडियोस को देखते रहें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें।